हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनमें बांग्लादेश जो पड़ोस देश है वहां जो घटनाक्रम हुआ है सबसे महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है? कहिए तो प्रचंड बहुमत मिला है, ये भी कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत मिला है। आंसर होगा इसका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तारिक रहमान कर रहे हैं। और पूरा रिजल्ट आया भी नहीं था, उससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी, तारिक रहमान को। और उधर से पलट कर आया है कि BNP थैंक्स इंडिया होप फॉर स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज। मतलब अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में थोड़ी सी मधुरता आ सकती है, जो खटास पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रही है। तो 20 साल बाद BNP ने ये जीत हासिल की है। 12 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 13 फरवरी को रिजल्ट आया। 300 सीटों का वहाँ का संसद है, जातीय संसद कहते हैं उसको, और वहाँ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि BNP आखिरी बार 2001 में सत्ता में आई थी, और इसके बाद 2006 में जो वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति हुई थी खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में, उसके बाद से विपक्ष में रहना पड़ रहा था। तारिक रहमान वो पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे हैं। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है वो 2024 में जो वहाँ जन आंदोलन हुआ, या कहें वहाँ जनता ने विद्रोह किया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ। उसके बाद फिर शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था और भारत भाग के आना पड़ा था। उसके बाद से ये पहला जबरदस्त ये बड़ा राष्ट्रीय चुनाव ये था वहाँ पर बांग्लादेश में, पड़ोस में। तो शेख हसीना की पार्टी जो ना आवामी लीग, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकी क्योंकि वहां की परिस्थिति ऐसी लग गई कि खड़ी नहीं हो पाई उसकी पार्टी, ऐसी परिस्थिति थी। तो जिसकी वजह से राजनीतिक समीकरण जो ना पूरी तरह से बदल गए थे। और ये पहले से माना जा रहा था कि तारिक रहमान की जो पार्टी है BNP, वो ही जीतेगी। तो तारिक रहमान जो है ना, ये साहब हैं और ये लंबे समय तक विदेश में रहे, खासतौर पर लंदन में रहे। लेकिन इस चुनाव के जरिए उन्होंने जबरदस्त वापसी की है और प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं वो। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अगर देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और दोनों देशों के बीच में मधुर संबंधों की उम्मीद जताई। तो पलट के BNP ने भी कहा कि हम द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती करेंगे। BNP की जो पहले की सरकारें थी ना, उस दौरान भारत के साथ जो रिश्ते थे सुरक्षा संबंधित बहुत चिंताएं रहती थी। इसलिए अब जो BNP यानी नई सरकार बनी है, उसका रुख क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का बहुत बड़ा वहाँ काम किया है। और BNP सरकार माना जाता है कि चीन के साथ उनका संबंध बहुत बेहतर रहता है। तो अब देखिए, चीन है एक तरफ भारत है, और इसके साथ बांग्लादेश को सामरिक संतुलन बनाना होगा। इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बधाई दी और ये संकेत है कि भारत नई सरकार के साथ सहयोग चाहता है। सुरक्षा सहयोग है, जैसे सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट है, अवैध जो प्रवासन है, ठीक है, आतंकवादी विरोधी जो सहयोग उनको करना है वो है। BNP की जो पहले की सरकारें रही हैं उस दौरान भारत को सुरक्षा संबंधित बहुत सारी चिंताएं रहती रही हैं। ओके, तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। भारत के लिए कनेक्टिविटी और व्यापार भी महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत के लिए बांग्लादेश एक रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है, देश है। सड़क, रेल, राजमार्ग, ये सब कनेक्टिविटी है। इधर से ट्रेनें गुजरती हैं जो कि पूर्वोत्तर तक जाती हैं, ठीक है। और पिछले दिनों जो यानी अभी जो यहाँ के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उनका रुख बहुत विरोधी रहा है भारत के प्रति। चीन में जाके यहाँ तक कह दिया था कि हम तो इसको घेर भी सकते हैं, इन पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत के। तो यहाँ तक बिल्कुल खौफनाक, बहुत ही कट्टर उनकी विचारधारा थी। लेकिन इनके आने के बाद अब कुछ लग रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी भारत के साथ होने की उम्मीद है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों ने इनको बधाई दी है, अमेरिका ने भी बधाई दी है, ठीक है। तारिक रहमान के बारे में बताएं, इनका निर्वासन हो गया था। आपको मैंने पहले बताया कि
शेख हसीना और खालिदा जिया, ये दोनों शुरू में आपको साथ साथ थी हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि 2006 में वहां पर सैन्य सरकार बन गई थी, सैन्य तख्तापलट हो गया था। बाद में फिर दोनों ने मिलकर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ काम किया और फिर वहां पर प्रजातंत्र या चुनाव वगैरह के काम हुए। लेकिन उसी के बाद से इन दोनों में अदावत बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 2007 में राजनीतिक संकट आया था, उसके बाद से तारिक रहमान मूलतः विदेश रह रहे थे मुख्य तौर पर, क्योंकि 2007 में उन पर यह भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और कहा गया कि 2004 में ढाका ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी थे वो, ऐसा कहा गया। और फिर खालिदा जिया ने कहा कि ये शेख हसीना जो है दुश्मनी निभा रही है हमारे साथ, और नतीजा ये हुआ कि रहमान को इनको जाना पड़ गया था लंदन। और हालांकि वो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में बीएनपी के वो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो 25 दिसंबर 2025 को वो लंदन से लौटे और फिर 2026 में आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है और बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 20 साल बाद बीएनपी जो वहाँ पर सत्ता में आई है और अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक शुरुआत मिल चुकी है उनको बेहतरीन ढंग से। एक और यहाँ पर बताऊं कि अमेरिका जो है ना, उसने बांग्लादेश में जो उथल पुथल करवाए थे 2024 में, वो जमाते इस्लाम के भरोसे करवाए थे। जमाते इस्लाम को भड़काया था अमेरिका ने, और अमेरिका के खास दूत थे जो वहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे थे कि किस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ माहौल वहाँ पर बने। और नतीजा ये हुआ था कि वहाँ विद्रोह हुआ और शेख हसीना को भारत आना पड़ा था। लेकिन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है बहुत बहुत कम सीटें जीत पाए हैं जमात इस्लाम, बहुत ही कट्टर उसके लीडर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखना होगा कि ये आगे क्या करते हैं। अब सवाल हो सकता है कि तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के, तो उनके भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं। देखिए 2007 के बांग्लादेश संकट के बाद, यानी तारिक रहमान को जो भागना पड़ा था वहां से, तो वो विदेश में रहे और इस दौरान मुख्य तौर पर बांग्लादेश के साथ सहयोगी भारत का जो रिश्ता है शेख हसीना के साथ रहा है लगातार, जो आप जानते ही हैं। खालिदा जिया का निधन हो गया दिसंबर 2025 में, और उस वक्त भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो वो उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की थी, और उसी दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने तारिक रहमान से मुलाकात की थी, और उन्होंने यानी जयशंकर ने रहमान को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शोक संदेश जो है ना वो सौंपा था, और इसकी तस्वीरें भी भारत सरकार ने जारी की थी। देखिए मोहम्मद यूनुस से तो भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन तारिक रहमान से उम्मीद है कि भारत के रिश्ते बेहतर होंगे, और रहमान ने भारत में दिलचस्पी भी दिखाई है। अभी जिस तरीके से खबरें देखने को मिली आपको द हिंदू में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनको बधाई दी तो पलटकर उन्हें भी शुक्रिया कहा और कहा कि हम अब लॉन्ग टर्म बेहतरीन संबंध बनाए रखना चाहते हैं, बायलेटरल द्विपक्षीय संबंध को और बेहतर ढंग से मजबूत करना चाहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ये मुद्दा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है। आंसर का 6 अंतरे। ठीक है, 6 अंतरे। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। अक्सर ये देखता हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फ़र्क मिस कर देते हैं। राष्ट्रगान क्या है? नेशनल एंथम, वो है जनगण मन। उसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। और उसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को एक पूरा दिशा निर्देश तैयार किया और फिर फरवरी को इसको लागू कर दिया। फरवरी को ये जारी कर दिया कि ये लागू होंगे। इसमें निर्देश दिया गया है कि आधिकारिक समारोह में इसके 6 छंद गाए जाएंगे। 6 छंद का मतलब क्या हुआ? देखिए इस जो गीत है ना, मूल गीत है राष्ट्रगीत, उसके 2 ही छंद को राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता मिला हुआ था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति
उन्होंने इसके बारे में ऐलान किया था। बाकी छंदों को या बाकी जो अंतरा है ना उसको नहीं गाया जाता था आमतौर पर, जिसकी इच्छा वो गाते थे, लेकिन ये भी नहीं था कि अनिवार्य हो। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि 6 छंदों को गाना है, 3 मिनट 10 सेकंड का वक्त लगेगा। और जब भी राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत बजाए जाएंगे तो पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण। ओके, तो ये राष्ट्रगीत जो है ना वो पहले बजाना है और राष्ट्रगान बाद में बजाना है। ये दिशा निर्देश जो है ना वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। ओके, प्रश्न यहां पर आपके सामने है। धन्या नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? आंसर कहो केरल। ठीक है, केरल। अच्छा, अगर सवाल हो कि देश की कौन सी भी ये ब्लाइंड जज है, तो दूसरी। इससे पहले राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा, वो पहले ब्लाइंड थे। 2013 में उन्होंने मतलब जजशिप ली थी, जज बने थे वो। ठीक है, तो धन्या नाथन जो है ना वो पूरी तरह से दृष्टि बाधित है। अच्छा, पहली नेत्रहीन महिला भी कह सकते हैं आप देश की, लेकिन नेत्रहीन व्यक्ति के तौर पर अगर कहेंगे तो दूसरी होंगी। हाँ, केरल की ये पहली है। ठीक है, तो सिविल जज परीक्षा के दिव्यांग कैटेगरी में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। 24 साल की हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस कर चुकी हैं और अब वो जज के तौर पर वो सामने आ गई। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही, जो जो बातें बताई मैंने वो इसमें भी लिख दी है मैंने। अगला क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये 25 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में 26 में जारी हुआ है। आंसर क्या होगा? 91। इससे पहले 2024 में क्या रैंक थी? तो 96 रैंक थी। ठीक है, 6 स्थान जो है ना, 5 स्थान जो है ना वो बेहतर किया है भारत ने। ओके, तो 182 देशों की रैंकिंग थी, उसमें 91 स्थान भारत ने प्राप्त किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में। अब यह इंडेक्स क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि उस देश में करप्शन की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ों को देखने का ये देखा जाता है। ठीक है, तो भारत जो है ना समग्र स्कोर उसका जो है ना 39 रहा है, जबकि 2024 में 38 था। ओके, तो इसमें यह है कि अगर इस सूचकांक में जो स्कोर है, जैसे भारत को 39 मिला है, अगर वो 0 है तो बहुत भ्रष्ट, और 100 के आसपास है तो बहुत ही बेहतर राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, लेकिन रैंकिंग जो होती है वो उल्टा होती है। रैंकिंग मतलब एक है मतलब कि बहुत बढ़िया देश है, वहाँ पर करप्शन के परसेप्शन नहीं है, ज़्यादा है मतलब कि है वहाँ पर। अच्छा, किसने ये जारी की है रिपोर्ट? तो बर्लिन स्थित यानी जर्मनी की बर्लिन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो उसी ने ये इंडेक्स जारी किया है अभी 10 फरवरी 2026 को। पड़ोसी देशों की स्थिति देखेंगे, देखिए म्यांमार बहुत खराब हालत है 169, अफगानिस्तान की है 169, बांग्लादेश 150 रैंक है, पाकिस्तान 136, बांग्लादेश का रैंक है 107, नेपाल का 109 है, मालदीव का 91 है, चीन का 76 है और भूटान का 18। भूटान अब देखिए बहुत कम भ्रष्टाचार वाला देश माना जा रहा है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट बात। एक और बात ये कही गई है कि भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही खतरनाक देश है भारत, मतलब उच्च मतलब खतरे वाला देश के रूप में इसको माना गया है। 2012 से अब तक दुनिया भर के में गैर संघर्ष क्षेत्र जो है ना, यहाँ युद्ध वगैरह नहीं हो रहा है, वहाँ 829 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और इनमें से 90% के उन देशों में हत्याएं हुई जहां पर सीपीआई स्कोर 50 से कम है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ जो है ना आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर फ्री पीडीएफ डेली का होता है, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लान ले सकते हैं, बेसिक मेंबरशिप प्लान, और दूसरा है आईपीसीएस मेंबरशिप प्लान।
बेसिक जो है ना एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। पुलिस, राज्यों के एसएससी और आईपीसीएस वाला जो है ना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल का कंटेंट होता है। और इसमें पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट होते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। पीडीएफ कई तरीके के मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। टेस्ट भी मिलता है पीडीएफ में भी वो कई तरीके के होते हैं। वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है। मतलब जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो वैसा आप पढ़ सकते हैं। और अभी दिस वीक ओनली स्पेशल ऑफर चल रहा है, लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका। पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलेंगे और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा करंट अफेयर्स का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क। और पहले स्थान पर डेनमार्क है, देख लीजिए यहाँ पर। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और फिर तीसरे पर सिंगापुर है, चौथे पर न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। बाकी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? आंसर क्या होगा इसका? साउथ सूडान और सोमालिया भी है, दोनों का एक ही रैंक है, 181 है। यहाँ सोमालिया भी हो सकता है, साउथ सूडान भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी देश देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में लखपति बिटिया योजना शुरू हुई है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी दिल्ली सरकार की, उसी में ये मंजूरी दी गई है। और देखिए इससे पहले ना वो 2008 से चल रहा था लाडली बेटी योजना, तो उसको विस्तार दिया गया है। अब ये नई योजना, उसको बंद कर दिया गया और नया नाम दे दिया गया है क्या? दिल्ली लखपति बिटिया योजना। बेटी को बिटिया कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, फंड वगैरह मिलते हैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए, उनके लिए। ठीक है, सीधे बैंक खाते में जाता है उनके लड़कियों के। अगला क्वेश्चन। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने डीएसी ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर का 114 नए राफेल जो है आएंगे और डीएससी ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इस डील की कीमत जो है ना वो 3.25 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। और प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा। तो फ्रांस की कंपनी है और डसॉ, और उसी के द्वारा ये राफेल को बनाया जाता है। और ये बहुत बड़ी रकम की ये चीज डील देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें यह है कि भारतीय कंपनी के साथ, खासतौर पर अनिल अंबानी की जो कंपनी है ना उसके साथ मिलकर, और ये भारत में भी निर्माण का काम कर सकती है। 114 में से काफ़ी कुछ भारत में उसको असेंबल किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से बन के आएंगी और कुछ यहाँ पर बनेंगी। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम लिरियोथेमिस केरलेंसिस ये रखा गया? आंसर का केरल नाम से ही लग रहा होगा, केरल नाम से। ठीक है, तो नई मिली है और ये रहा उसका फोटोग्राफ, ये कहा जा रहा है। रिसर्चर्स ने केरल के ये खोज की है। इसमें यह है कि नर और मादा का जो उसके जो आकार है, पंख है, उन सब अलग अलग होता है और अलग अलग वक्त पे ये इसकी जो रंग रूप है ना वो बदलते भी हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन। मशहूर एंकर रही सरला महेश्वरी का निधन हो गया 12 फरवरी 2026 को। तो किस चैनल से जुड़ी हुई थी? दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। 71 ईयर की थी सरला महेश्वरी और 1980 और 90 के दशक में बहुत ही लोकप्रिय एंकर थी। न्यूज मीडिया की भरोसेमंद चेहरा मानी जाती थी। तो शालीन अंदाज था उनका न्यूज पढ़ने का। उन्हीं का निधन हो गया अभी। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया ये 9 फरवरी को। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और 2026 की थीम क्या है? कहानियों को एक्शन में बदलना, टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन। ये है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की थीम। अच्छा, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। इसकी शुरुआत जो है ना 2015 में की गई थी। उद्देश्य यही है कि बच्चों की आंतों में जो कीड़े हैं उनकी रोकथाम की जाए। कई बार बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, उससे क्या होता है कि कृमि जो है ना वो पेट में आ जाता है और उसकी वजह से उस बच्चे का विकास जो है ना वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। तो उसी को खात्मे के लिए ये है।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और स्पेशल ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। तो फिर मिलते हैं कल। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाएंगे ऑल वाले पे, तो सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेंगे। ओके, बाय।